नहीं देखिए फिर से। नहीं, 29 वाला ही है हम तो। क्वेश्चन है ये, देखिए ना, पहला क्वेश्चन जो है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ, है ना, ये वाला है ना। तो कल तो बताए थे आप लोगों को करंट वाला पार्ट कैसे लिखना है नहीं लिखना है। जो लोग नए हैं उन लोगों को थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। करंट वाले पार्ट के साथ क्या समस्या है कि सबके लिए नया है ना। तो नया है तो फिर नए की तरह से स्टार्ट करना है आप लोगों को। उसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो क्या कि जो इसका हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है, तो पहला तो कि उसका बैकग्राउंड लिखने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा ब्रीफ में, शॉर्ट में हो। एक तो उसका बैकग्राउंड लिखने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में। शॉर्ट क्वेश्चन हो उस पर कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा इंट्रो लिखें, है ना। क्योंकि इंट्रो लिखने से क्या होगा ना कि उसमें पता चल जाएगा कि आपको उसके बारे में ब्रीफ पता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिए कि आप स्टार्ट कीजिए। शॉर्ट वाले में आप लोग क्या लिखना है कि मिनिमम 80 और मैक्सिमम 100 वर्ड में लिखने का प्रयास करना है। ठीक है। अब तो डिफाइंड है, वो डिफाइंड है आपका क्वेश्चन, ठीक है, प्रिंटेड है। तो डिफाइंड है तो आप उसमें देख लीजिए कि कैसे क्या लिखना है, कितना जितना स्पेस दिया हुआ है उतना में लिखने का प्रयास करना है। उससे कम हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो कल बहुत सारा इसमें टॉपिक है जो रिपीटेड है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है उसमें इजराइल हमास वाला है, वो कल करवा दिए थे ही। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण है वो करवा दिए थे। कृषि कोड थोड़ा सा बताए थे लेकिन और भी ब्रीफ में इसको बता देंगे आज। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है न्यायाधीश की नियुक्ति एवं स्थानांतरण विवाद। एक हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि बीपीएससी में एक ट्रेंड रहा है कि जो बहुत टॉपिक हाईलाइटेड है उसको नहीं पूछता है। ठीक है। करंट वाले टॉपिक में आप लोग ध्यान रखिए कि बहुत हाईलाइटेड चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि इजराइल हमास है ना, तो उसको माइट भी नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन नहीं है हाईलाइट में उसको पूछने का प्रयास करता है। इसलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं ना कि दर्पण पढ़िए। दर्पण में जो लेख आता है ना, प्रतियोगिता दर्पण में आप लोग देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से उठा के पूछ देता है। उसका कारण क्या है कि अभी जैसे हम लोग विजन पढ़ते हैं या बाकी जो मैगजीन पढ़ते हैं, तो जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले हैं वो लोग क्या है कि पहले के माइंड सेट के हैं, है ना, पुराने टीचर्स हैं। और उस जमाने में एक ही मैगजीन आती थी, प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है। और तो वो आज भी उसी मैगजीन को पढ़ते हैं और उसी से सेट करने का प्रयास करते हैं। या तो क्वेश्चन पेपर से सेट होता है, न्यूज़पेपर से, या दूसरा फिर क्या होता है, दर्पण से होता है। तो वो लोग वही सेट करने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है वहाँ से पढ़ने का प्रयास किया जाए, है ना, बेहतर ये होगा। तो आप पिछले ट्रेंड को उठा के देखिएगा तो आपको लगेगा कि सारा का सारा क्वेश्चन मैच कर रहा है। उसके इतने भी लेख आते हैं, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, तो देखिएगा उठा के वहाँ से डायरेक्ट पूछ देता है। तो वहाँ से शॉर्ट नोट्स को पढ़ने का प्रयास कीजिए। और शॉर्ट नोट्स को लिखने के लिए अपना रीच बढ़ाइए थोड़ा सा। अभी तो समय कम है, मोस्टली 1 महीना समय नहीं बचा है आप लोगों के पास, है ना, मेंस के लिए। ठीक है ना। लेकिन रीच बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जितना रीच बढ़ेगा आप लोगों का उतना अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। और कुछ ना कुछ लिख के आना ही है, चाहे आए चाहे नहीं आए। ठीक है। तो इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण विवाद, इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं आप लोग। इसके स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि विवाद से शुरू कीजिए कि वर्तमान का क्या परिप्रेक्ष्य है, करेंट इशू क्या है। दूसरा ये स्टार्ट कर सकते हैं कि आर्टिकल कितने किसमें है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसी से दोनों का नियुक्ति विवाद इसी से है। इसका 124(2) से है ना, और इसका 217 से है। तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं कि आर्टिकल इसमें इसमें क्या है कि वर्णित है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। एक तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा कि इसके बाद क्या करिए कि यहाँ से स्टार्ट करके छोटा सा स्टार्ट कर दीजिए और छोड़ दीजिए वहीं पे, अगर शॉर्ट में पूछता है तो, कि आर्टिकल इतना भी वर्णित है और न्यायपालिका का अलग से प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में और इस तरह से काम करती है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या करना है कि आपको जो न्यायाधीश का मामला था, तीन एक जज केस था। एक तो फर्स्ट जज था, कब था, 19 1981, है ना, एसपी गुप्ता। एसपी गुप्ता वर्सेस इंडिया। ठीक है। इसमें क्या दिया गया था, इसमें यह दिया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको अधिकार होगा नियुक्त करने का। ठीक है। फिर दूसरा आया सेकंड जजेस केस, वो कब है, 1993। और थर्ड जजेस केस कब है, 1998। ठीक है। तो इसमें क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके साथ एक और जज होंगे। और तीसरा क्या किया गया, बताया गया कि इसमें 4 होंगे, कुल 4। ठीक है। तो ये आप स्पष्ट कर दीजिए। फिर न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था कब, 2015 में। ठीक है। तो आपको बार बार यही हम बोलते हैं कि थोड़ा फैक्ट को तैयार कीजिए। और अगर ये फैक्ट आप तैयार करते हैं तो सिर्फ यहाँ काम तो नहीं आएगा आपका,
पॉलिटी गवर्नेंस वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ आप कोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, जुडिशरी संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर न्यायिक सक्रियता आप लोगों को जुडिशियल एक्टिविटी में पूछ दिया गया है 67वीं में, तो इसका तो हिट लिस्ट में है, पूछेगा आपसे। तो जितने आप अनुच्छेद याद रखेंगे, जितना वाद याद रखेंगे, जितना कमेटी याद रखेंगे, वो फायदा करेगा आपको एग्जामिनेशन में। आप लोग बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, हम बस सिर्फ ये बताएंगे। लिखना क्या है ये आप लोगों के हाथ में है। ठीक है, एक क्वेश्चन को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव मैटर है। तो वो लिख दीजिए 2015 वाला न्यायिक नियुक्ति आयोग। वर्तमान में क्या है कि कॉलेजियम विवाद जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको लिख दीजिए और उसको लिख के कंक्लूड कर दीजिए। समझ गए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर ये लिख दीजिएगा तो ये आपका, अगर 4 मतलब किसी को 4 नंबर दे रहा है तो आपको 5 नंबर देखे जाएगा, क्योंकि पूरा फैक्ट के साथ आप गए हैं। ठीक है ना, तो किसी को भी अगर आपको कॉपी चेक करने के लिए दिया जाए तो आपको ये अच्छा लगेगा, ये सारे फैक्ट को जानता है और ये क्रोनोलॉजी है। किसी भी क्वेश्चन को क्रोनोलॉजी में लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि मुखमरी सूचकांक पूछ रहा है तो लोग पैरामीटर बाद में ले आके लिखते हैं। ठीक है ना, पहले कारण लिख देते हैं, पहले पैरामीटर लिखेंगे ना, उसके 4 पैरामीटर है उसको लिखेंगे पहले, बाद में कॉज को लिखेंगे, बाद में उसके समाधान को लिखेंगे। ठीक है, बाद में भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है, बिहार सरकार क्या प्रयास कर रही है, इसको बाद में लिखना है। तो क्वेश्चन को क्रोनोलॉजी में लिखने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल। ठीक है, हाँ तो वही बोल रहे हैं ना कि जो दोनों सरकार के बीच चल रही है, जो 2015 वाला जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है, कंट्रोवर्सी तो यही से स्टार्ट हुई है ना, इसलिए आपको बोल रहे हैं इसको कोट करने के लिए ना। 2015 का जो न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ है, तो उसको तो दिया नहीं गया है कि अधिकार की वो कर देना है। और फिर जो कॉलेजियम विवाद चल रहा है, इस दोनों को लिखिए ना, कॉलेजियम विवाद को लिखना है और न्यायिक नियुक्ति आयोग के बीच में, दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी है, उसी को रेखांकित करना है। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाना नहीं है आप लोगों को, सिर्फ बता देना है कि हम लोग को। हाँ तो वही बोल रहे हैं ना कि जो कंट्रोवर्सी है न्यायिक नियुक्ति आयोग की। हाँ बिल्कुल, इसको यहाँ से कोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार। देखिए बिहार, आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक चीज कीजिएगा कि बिहार जो है इंफ्रा पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है ना, एक किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट कीजिए। अगर वो बिहार के साथ जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। अगर बिहार जलवायु परिवर्तन के लिए कोई काम कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि नया है, तो देख रहे हैं ना कि बिहार सरकार की योजना है, वो तो विश्व में और जगह अपनाई जा रही है, भारत में अपनाई जा रही है। तो इस तरह की कोई योजना अगर शुरू कर रहा है तो इसके साथ साथ में ये भी लिख दीजिए, मतलब भूमिका में लिख दीजिए कि भारत सरकार भी इसको बढ़ावा दे सकती है और इंफ्रा के लिए काम कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इसके क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, पता ही है आप लोगों को होगा, है क्या क्या है, बताइए कोई आदमी। 10 लाख तक लोन पहला, दूसरा, हाँ अलग अलग है उसमें, 4 तरह की इसमें योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री जो उद्यमी योजना है उसमें 4 तरह की योजनाएं हैं। कौन कौन है, एक SC ST है, OBC है, सॉरी EBC है। ठीक है, तीसरा कौन है, वुमेन, चौथा कौन है, युवा। ठीक है, ये 4 है, ये चारों को कोट करना है आपको, है ना, चारों को कोट करना है। उसके अंदर जितने भी एक्चुअली में से जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, उसके जितने भी पैरामीटर हैं उसको कोट करना है। ठीक है, अगर 7 निश्चय योजना 2 आपसे पूछा है कि 7 निश्चय 2 की, सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि 7 निश्चय 2 की क्या उपलब्धि रही है, तो आपको सातों योजना पहले लिखना है। ठीक है ना, और सातों योजना के बाद उसके बीच में, उसके अंदर में क्या क्या उपलब्धि है वो लिखना है आपको। ऐसा नहीं किसी एक योजना को उठाया लिख दिए पूरा से, है ना। सशक्त महिला, सक्षम महिला के अंदर क्या काम हो रहा है उसको जाके लिखना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सारा को कोट करना है। पहला तो बताए कौन, 10 लाख, उसके बाद दूसरा एज पहले लिखिए ना, सबसे पहले पैरामीटर में एज आता है। पहला तो एज देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसलिए बार आपको बोल रहे हैं ना कि क्रोनोलॉजी क्या है, क्वेश्चन के क्रोनोलॉजी को समझिए। पहला क्या है आपका, क्वालिफिकेशन 10+2, है ना। सबसे पहले तो योग्यता लिखेंगे ना, अगर आप BPSC में अपियर हो रहे हैं तो सबसे पहले तो योग्यता है कि ग्रेजुएशन चाहिए आपका, सबसे पहले योग्यता लिखिए। दूसरा एज क्या है, 18 से 50 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा लिख दीजिए। तीसरा क्या आपको लिखना है कि जो 10 लाख का ऋण दे रहा है उसमें 5 लाख जो है वो क्या है, सब्सिडी है, और बाकी जो 5 लाख है वो कब तक देना है वो भी डिफाइंड है। 84 है उसका, 84 किस्त में जमा करना है ना। हाँ तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको क्या करेगा कि आंसर को ब्यूटीफाई करेगा। जो लोग आंसर दे रहे हैं हो सकता है सब लोग अच्छा लिख के आएंगे, लेकिन आपको कुछ ऐसा अलग करना है। देखिए हम लोग की कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं कि सारे लोग का एक ही जवाब रहता है ना।
और कोई मौर्य कला लिख रहा है तो वही सारा फैक्ट लेके लिख रहा है। थोड़ा सा अंतर लगता है तो उसको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाता है, और 2 मार्क्स का क्या वैल्यू है ये आप लोग को अंतिम में पता चलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ एक एक मार्क्स की लड़ाई है ना। 0.67 से लोग बाहर हो रहे हैं ना, पीटी में चाहे मेंस में भी बहुत एक एक मार्क्स से लोग बाहर हो जा रहे हैं, तो 2 मार्क्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो एक ये से लिख दीजिए। दूसरा लिख दीजिए कि इस महिला उद्यमी योजना का अगर आपसे नहीं भी पूछता है तो ग्राउंड लेवल पे इसके क्या लाभ हैं। ठीक है ना, इसमें 4 पॉइंट लिख दीजिए कि पलायन को रोका जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है, रोजगार के नए साधन उत्पन्न हो सकते हैं, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो सकती है, महिलाओं को इससे अधिक लाभ मिल सकता है। जो वंचित वर्ग हैं या जो सुवेद्य हैं, ठीक है ना, उनके बारे में बिल्कुल लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे महिलाएं हैं, अगर महिला की स्थिति बिहार में खराब है, अगर लिटरेसी रेट में देखेंगे तो बिहार में लिटरेसी रेट में भी महिला कम है। तो जो योजना सरकार ला रही है इसमें स्पेसिफाइड भी की है वुमेन को, है ना, लेकिन अगर स्पेसिफाइड नहीं भी करती किसी योजना को तो उससे वुमेन को क्या लाभ है, समझ रहे हैं। तो वुमेन के लाभ को हमेशा से लिखने का प्रयास कीजिए कि अगर छद्म बेरोजगारी है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन है तो उसमें क्या होगा, उसमें कमी होगी कि नहीं होगी, इससे क्या होगा कि महिलाओं में जागरूकता आएगा कि रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को कोट करने का हमेशा प्रयास कीजिए और करके इसको कंक्लूड कर दीजिए। इसके 4 लाभ, ये लाभ नहीं पूछा है लेकिन इसका 4 लाभ लिख के कंक्लूड कर दीजिए कि इसके ऐसे ऐसे लाभ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिहार में ग्रीन ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करें। सेम इसी में क्या करना है आप लोगों को कि इंट्रो से स्टार्ट करना है कि व्हाट इज ग्रीन एनर्जी। ठीक है, इंट्रो आपसे तो नहीं पूछा है यहाँ पे। देखिए बहुत सारे टीचर्स बताते भी हैं, लड़के लिखते भी हैं कि सीधे क्या कर रहे हैं ना, शॉर्ट वाले क्वेश्चन में वो डायग्राम बना दे रहे हैं, है ना। ये तरीका गलत है, ऐसे मत बनाइए। सीधा डायग्राम बना दीजिएगा, उसको लगेगा कि ये क्वेश्चन से निकलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा उसको ना एक स्टेप में लिखिए। आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा समझदारी होना चाहिए उस क्वेश्चन में, उसके आंसर में। थोड़ा सा भूमिका और थोड़ा सा कंक्लूजन डालिए ही उसमें, भले वो नहीं पूछ रहा है और लोगों को लगता है कि इसमें हम कैसे डालेंगे। एक लाइन में लिखिए ना, आप एक लाइन में लिख दीजिए कि ग्रीन एनर्जी क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बिहार सरकार उसके लिए क्या क्या काम कर रही है। एक एजेंसी है, आप लोग नाम सुने होंगे जरूर से, है ना। सिर्फ आप ये लिख दे रहे हैं ना तो उसको समझ में आ रहा है कि लड़के को पता है कि बिहार सरकार में क्या काम चल रहा है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इसमें कंपैरिजन जरूर लिख दीजिए। कुल कितनी स्थापित क्षमता है बिहार में, 386 मेगावाट की स्थापित क्षमता है। ठीक है, ठीक है, 386 मेगावाट की स्थापित क्षमता है इतने प्रयास होने के बावजूद, है ना। इसमें आपको अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो जनरलाइज आंसर लिख दीजिए कि बिहार सरकार इसके अंतर्गत ये काम कर रही है। दूसरा, पहले तो बता दीजिए कि क्या है ग्रीन एनर्जी क्या है, उसके बाद क्या कर दीजिए कि पार्ट वाइज कर दीजिए उसमें कि सौर ऊर्जा के लिए क्या काम हो रहा है, पवन ऊर्जा के लिए क्या हो रहा है, भूतापीय ऊर्जा के लिए क्या हो रहा है, जल विद्युत के लिए क्या हो रहा है। 4 चीज लिख दीजिए, उसके लिए अलग चीज लिख दीजिए क्या काम हो रहा है। ठीक है, हाँ, नहीं टारगेट मतलब आप या तो अगर 2030 के लिए कोई टारगेट किया है 2000 से, बिल्कुल उसको लिख दीजिए, उसको लिख दीजिए वहाँ पे वो शुरू में स्टार्ट कीजिए और बिहार सरकार ने यहाँ तक लक्ष्य रखा है। ठीक है, इसको लिख दीजिए शुरू में, बिल्कुल लिख दीजिए। जो फैक्ट है उसको लिख के उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपको चारों चीज को लिख के उसके क्या करना है कि उसमें डिफाइन कर देना है कि इसके लिए ये काम हो रहा है। जैसे सोलर के लिए अगर देखेंगे तो बिहार सरकार ने किया कि जितने भी सरकारी भवन हैं तो सारे को क्या करना है कि सोलर पैनल लगाना है उसमें। तो सारी की ऊर्जा की आपूर्ति किससे होगी, सोलर एनर्जी से होगी। ठीक है, और साथ में जब लाभ लिखेंगे तो लाभ में आप ये भी लिख दीजिएगा कि जो नेट न्यूट्रलिटी का जो लक्ष्य है बिहार का उसमें ये सहायक होगा। ठीक है, उसके बाद जो इथेनॉल प्रमोशन है बिहार का, है ना, कहाँ स्थापित किया था पहला। ठीक है, उसको कोट कर सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं। उसके बाद और क्या फैक्ट लिख सकते हैं इसमें, वही तो पता है ना। हाँ, सोलर पार्क तो है ही, तो उसमें दो जगह लगाया गया है जो हरित शहर घोषित हुआ है बिहार का, और ये पहला है देश का। कौन कौन सी जगह है, राजगीर और बोध गया। ठीक है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। तो बिहार में जो चीज़ नया हो रहा है, जो पूरे देश में नया है, उसको कोट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि ये जब लिखने के बाद एक प्रेसिडेंस भी लिख सकते हैं कि बिहार के बगल में है पश्चिम बंगाल है या छत्तीसगढ़ है, वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है बिहार से। बिहार को इस तरीके से अपना के
ये तरीका है, इसको फॉलो करके क्या कर सकता है बिहार, अच्छा काम कर सकता है। लेकिन तब जबकि वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तब, और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है तो इतना लिख के कंक्लूड कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमास इजराइल युद्ध में भारतीय हित और पक्ष, कल तो बताए थे इसके बारे में। और आप लोग जाके अगर ये पता नहीं कहाँ ऐप पे डालते हैं या यूट्यूब पे डालते हैं, जहाँ भी डालते हैं एक बार देख लीजिएगा आपको, और डिटेल में इसका बता दिए थे। ठीक है। वैसे पूछने की संभावना कम है, अगर पूछता भी है तो जो कल समझाए थे उस हिसाब से उसको लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, क्वाड ऊपर छूट गया क्या? हाँ, क्वाड सम्मेलन 2023। क्वाड में फिर वही है, स्टार्टिंग क्वाड के बारे में आप लोगों को क्या बताना है, सबको पता ही है आप लोगों को। क्वाड का क्या करना है, स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? क्वाड का जो स्थापना हुआ था कब हुई थी? 2017 में। ठीक है। क्वाड की स्थापना, देखिए कोई भी चीज अगर लिखे ना, इस तरह कोई भी संस्था के बारे में लिख रहे हैं, शॉर्ट लिख रहे हैं या लॉन्ग लिख रहे हैं, तो सबसे पहले ये लिख दिए कि इसकी स्थापना क्या उद्देश्य है। 2007 में, वो आप जो बोल रहे हैं ना 2007 में संकल्पना आई थी। 2007 में जो शिंजो अबे थे उन्होंने इसकी संकल्पना लेके आई थी, उन्होंने 2007 में ही, 2007 में, 2008 में नहीं। लेकिन ये स्थापित कब हो गया पाया था? 2017 में हुआ था। तो जब से हुआ है तब से आप इसको लिख दीजिए। ठीक है। फिर चारों देश जो है इसके स्थापना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं ना कि मैप बना दीजिए सबसे अच्छा। कैसे बना दीजिएगा? इसका क्वाड इसका नाम ही है, तो मान लीजिए कि मेरा मैप बहुत खराब है, इसको आप लोग जज नहीं करेंगे। ठीक है। ये भारत का नक्शा है, भले ना हो सकता है ये, है ना। ये क्या है? जापान है मान लीजिए। यहाँ पे क्या यूएस बना दीजिएगा, वो बता दे रहे हैं बस, इसको आप देख लीजिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे कि इसको मैप को बना देंगे, पता चलेगा कि क्वाड के बारे में जानता है ये। अगर नहीं भी पूछता है ना तो मैप बनाइए बिल्कुल। ठीक है। पता है आप लोगों को तो मैप बिल्कुल बना के आइए, बिल्कुल बनाइए। शॉर्ट में तो ज़्यादा अच्छा है ना। अगर आप क्वाड का ऊपर में लिख दिए कि ये क्वाड है, उसका इसको मैप बना दीजिए, तो फिर बाकी डिटेल करने का भी आवश्यकता नहीं रह गई आपको। ठीक है। और डिटेल नहीं भी करते हैं तो ये चीज़ हो गई। बस 4 देश बता दीजिए क्वाड के अंतर्गत ये 4 देश है, और उसको मैप बना के छोड़ दीजिए। ठीक है ना। अब G20 मैप नहीं बना सकते हैं आप, है ना, तो G20 मैप बनाने में मत चले जाइएगा, इस तरह के मैप को बना सकते हैं। ठीक है। और कहाँ हुआ है ये? जापान के हिरोशिमा में हुआ है ना। तो उसमें देख लीजिएगा, उसकी जो डिटेल है जो आया है, 5-6 पॉइंट है, उसको 5-6 पॉइंट को डिटेल कर दीजिएगा, ये छोड़ दीजिएगा, हो जाएगा आपका क्वाड वाला मामला। ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्या, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया ना। लॉन्ग वाले में है 20वें आसियान शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के साथ भारत और चीन के लिए भी है, कैसे इस सम्मेलन के क्या परिणाम रहे। देखिए आपको हम, आज कौन सी तारीख है? आज 10 है ना। हाँ 10 है। 15 तक आप लोग को हम दे देंगे एक लिस्ट। ठीक है, तैयार कर रहे हैं, और संभावना रहेगी कि उससे क्वेश्चन सारे के सारे आ जाएं करंट वाले टॉपिक के। ठीक है। क्योंकि हम जब भी एग्जाम दिए हैं तो अपना गेस किए हैं, उससे हो जाता है लगभग मोटा मोटी। ठीक है। तो आ जाएगा, शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक सारे का प्रयास करेंगे, इसलिए इस पर काम कर रहे हैं, जल्दी में नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। अगर लेट करके देंगे तो उसमें से आ जाएगा सारा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आसियान का है तो आसियान की स्थापना से लिखिए, कब आसियान की स्थापना हुई थी? 8 अगस्त 1967, कोल्ड वार के समय इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। थोड़ा इसलिए बोल रहे हैं ना कि थोड़ा स्पेसिफिक होइए, जैसे 1967 तो सबको पता ही है ना। थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाइए, थोड़ा 8 अगस्त को लिखिए, और 8 अगस्त को इसकी स्थापना दिवस भी मनाई जाती है, आसियान की मनाई जाती है ना। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाइए, थोड़ा सा फैक्ट को लिखने का प्रयास कीजिए, ये चीज़ है। इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे? किसको काउंटर करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी? चाइना काउंटर करने की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। तो जब एक चीज याद रखिए कि जब किसी चीज का उद्देश्य आपको पता हो तो बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको उद्देश्य पता हो कि वाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ बीपीएससी, तो यू कैन प्रिपेयर वेल। ठीक है ना। तो आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि किस संस्था की स्थापना किसके लिए की गई थी। और एक तरफ आप ये भी दिखा सकते हैं कि जो सार्क का फेल्योर था, है ना, तो सार्क के फेल्योर के कारण से आसियान की जो स्थिति है या आसियान की जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत बेहतर हो सकती है। और दूसरा आप ये भी दिखा सकते हैं कि काउंटर करने के लिए स्टार्ट किया गया, लेकिन जब ईएएस की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया समिट, इसमें पूछा है ना, तो उसमें तो चाइना को साथ में ले लिया गया था। ठीक है। उसमें जो 6 कंट्री है, जो 6 वार्ता भागीदार हैं, उसमें तो सबको लेके आया है। तो यही आपको याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो कथन आपको बताए थे कि जो डिप्लोमेसी होती है ना, उस डिप्लोमेसी में ना कोई सर्वकालिक दुश्मन है ना सर्वकालिक दोस्त है। आप देखेंगे इस 6 भागीदार देश में सब लोग शामिल हैं, अमेरिका भी है, रसिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है।
न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया तटस्थ है, उसको नहीं मतलब है इन सब चीज़ों से। लेकिन बाकी जो 4 सुपर पावर हैं, आज के डेट में आप इंडिया को सुपर पावर दिखा सकते हैं, वो चारों तो एक प्लेटफॉर्म पे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं। तो एक हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कोई भी संस्था का जो उत्पत्ति होती है, वर्तमान में बस एक ही चीज़ है, व्यापार को बढ़ावा देना और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। ठीक है, देखिए यही दो चीज़ है ना जो सुपर पावर बना सकती है। आज चाइना इतना बड़ा है या जापान इतना बड़ा है, वो किसके लिए है? व्यापार को लेके है। तो जिस तरह से व्यापार बढ़ेगा, भारत में कोई भी बड़ा हो जाए, मुकेश अंबानी ही बड़े रहेंगे क्योंकि व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है ना। तो कनेक्टिविटी के सुधार के लिए और इसके क्या बोलते हैं कि जो व्यापार है उसके बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कौन कौन से देश है इसमें? 10 याद है? तो ये एक आदमी बताइए, बताइए। बच गया और भी है ना। ब्रुनेई, ब्रुनेई छूटा और लाओस छूटा, कंबोडिया छूट गया। याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, याद कर लीजिए। हाँ, ठीक है ना। हाँ, ये भी शामिल हुआ है, तो अब 11 है। ठीक है, बाकी 6 भागीदार देश जो है, इसमें 6 भागीदार देश शामिल है, उसी के बारे में पूछा है आपसे। तो इस तरह के फैक्ट को याद कर लीजिए। G20 के फैक्ट को भी याद करना बड़ा आसान है। ठीक है, G20 को आप देख लीजिए कि जो आसियान वाले कंट्री उसमें कौन कौन शामिल हैं, ब्रिक्स वाले कंट्री कौन कौन शामिल हैं, बाकी जो बचते हैं उसको देख के याद कर लीजिए। तो देश को याद रखिए किसमें कौन सा देश सम्मिलित है। और एक तो पूछेगा ही पूछेगा आपसे ना, ये तो श्योर है। ब्रिक्स पूछ ले, बिम्स्टेक पूछ ले, आसियान पूछ ले, सार्क पूछ ले। ठीक है, जो क्षेत्रीय संगठन है उसके बारे में पूछेगा आपसे। तो ये लिख देना है आपको कि बिम्स्टेक की स्थापना स्थापना जो है इस वर्ष हुई थी, कोल्ड वार के समय में हुई थी, और उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या थी कि कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना था, व्यापार को बढ़ावा देना था। तो कॉपरेशन देंगे तभी तो कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे या व्यापार को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो इसी माध्यम से किसी भी संस्था की स्थापना होती है, अगर कोई भी दो राष्ट्र एक जगह पे आते हैं तो कॉपरेशन के माध्यम से ही आते हैं। ठीक है ना। और इस चीज़ को आप जैसे उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया अगर एक समय किसी में आ रहा है तो कॉपरेशन से ही आ रहा है, भले मध्यस्थता कोई भी कर रहा है। तो जो भागीदार देश होते हैं, जो 6 भागीदार देश हैं, वो मध्यस्थता ही काम कर रहे हैं उसमें। ठीक है ना, क्योंकि आसियान से तो भारत कनेक्टेड था नहीं। तो जब से भारत जब स्थापना के समय से इसके साथ चल रहा है तो वो मध्यस्थता ही काम कर रहा है इसमें। ठीक है, तो इसलिए लिखना है कि इसको बढ़ावा देने के लिए भारत की इसमें क्या भूमिका है। तो भारत की भूमिका को 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो क्या कि भारत जो है कनेक्टिविटी के क्षेत्र में क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, और आसियान के लिए कैसे भारत उपयोगी है। ठीक है, तो भारत अब देखेंगे कि अभी वर्तमान के युग में सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार है 2 तरीके से। एक तो पॉपुलेशन के नज़रिए से भी, और दूसरा कि किसी भी माल के डंपिंग में सबसे ज़्यादा भारत को देखा जाता है। ठीक है, और कोई भी माल कहीं प्रोडक्शन हो रहा है वर्ल्ड में कहीं भी, तो सबसे ज़्यादा खपत उसकी कहाँ होती है? भारत के बाजार को देखा जाता है। तो भारत एक बाजार का सबसे बड़ा उदाहरण है ना, वर्ल्ड इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो। दूसरा कि जैसे जैसे आप देखेंगे कि डिप्लोमेसी का स्तर पे सुधार हुआ है भारत में। जो पहले डिप्लोमेसी का स्तर था भारत का, और आज जो वैश्विक परिदृश्य में भारत का स्तर है। ऐसे न्यूयॉर्क टाइम में एक बार आया था कि इससे पहले कोई भी भारत के कंट्री के जो नेता थे वो जाते थे तो कोई उनका नाम नहीं होता था, लेकिन जब हाउडी मोदी का प्रोग्राम हुआ था तो सारे जो अमेरिका के अखबार में थे वो प्रोग्राम में आया था उनका कि मोदी आए हैं, या मोदी मतलब भारत का भी कोई स्थान है। ठीक है, तो भारत का जो निरंतर स्थिति है वो सुधर रहा है, चाहे उसका कारण कोई भी हो सकता है। सरकार की स्थिरता हो, या व्यापार में जो कंट्रीब्यूशन है उसका हो, या हमारी जो है डॉलर की जो स्थिति है वो मजबूत हो रही है, वो सारी चीज़ें हों। तो भारत का पक्ष आप हमेशा से क्या करेंगे कि दिखाएंगे। इसी कारण से क्या होता है कि कोई भी देश जो संप्रभुता होती है, किसी राज्य के लिए सबसे क्या है महत्वपूर्ण, क्या है? संप्रभुता। हम कोलोनिज्म के लिए फाइट कर रहे थे तो उसका एकमात्र कारण क्या था कि हम संप्रभु बनना चाह रहे थे, है ना। तो उस राज्य के संप्रभुता के लिए सबसे आवश्यक क्या है कि हम ऐसे रहें, आत्मनिर्भर रहें, हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें। जैसे अभी देखिएगा, एक आप लोगों को लिखना भी है कि इसराइल फिलिस्तीन वाले वार में सबसे ज्यादा भारत को नुकसान क्या था कि भारत की जो ऊर्जा की निर्भरता थी गल्फ कंट्रीज पे, है ना, तो भारत को उससे खतरा था, है ना। तो भारत ने क्या किया कि तुरंत अल्टरनेटिव ढूंढा अपना, वो रसिया से सप्लाई अपना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं। तो ये भारत की आत्मनिर्भरता की स्थिति को दर्शाता है कि अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत प्रभावित नहीं हो रहा है। माइट भी हो सकता था कि 2008 से पहले की स्थिति में अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती तो भारत में ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान में भारत का कद है उसमें क्या हो सकता है, कोई भी देश भारत के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, तो भारत पे इसका प्रभाव नहीं पड़ा। यूक्रेन का संकट हुआ तो भारत में खजाने की आपूर्ति पे कोई संकट नहीं पड़ी। यूक्रेन का रसिया का युद्ध हुआ तो पूरे वर्ल्ड में ये था कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है सप्लाई चेन प्रभावित हो जाएगा, लेकिन भारत इससे प्रभावित नहीं रहा।
आज भारत क्या कर रहा है कि किसी भी कंट्री को बंद कर दे रहा है, चावल सप्लाई करना बंद कर दिया। तो भारत इतना संप्रभु तो है ना कि अपना सेल्फ डिसीजन ले सकता है। वो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है कि आंसर में लिखने का प्रयास करना है। एक क्रोनोलॉजी रहे, पहले भूमिका लिख दीजिए, उसमें कौन कौन से कंट्री शामिल है, किसी भी क्वेश्चन में बिमस्टेक पूछता है उसमें यही करना है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करना है, इसका भूमिका लिख देना है, कौन कौन से कंट्री शामिल है, इसके उद्देश्य क्या क्या है, वर्तमान में अगर ये हो रहा है, ये कहाँ हुआ है, 7 सितंबर 2023 को हुआ है ना, डेट याद है, 7 सितंबर 2023 को। हाँ, जकार्ता में हुआ है ना, जकार्ता में हुआ है शायद, ब्रुनेई में, देख लीजिए आप कहाँ हुआ है, ठीक है ना। एक बार आप देख लीजिएगा आप लोग। तो इसको क्या करना है कि इसको देख लेना है कहाँ हुआ है, और उसमें भारत की तरफ से क्या वो गए थे, और उसमें क्या क्या उसके उद्देश्य थे, मतलब देखिए वो आगे भी डिस्कस कर देंगे। इंडिया की अगर आप एक्ट ईस्ट की पॉलिसी की बात करते हैं तो भारत ने क्या किया है कि इसको थोड़ा क्रोनोलॉजी में जाइए। जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत चाहता तो भारत शामिल हो सकता था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, है ना। मैं बताता हूँ, भारत चाहता तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में शामिल हो सकता था, लेकिन इसने अपनी गुट निरपेक्ष दी, ठीक है। फिर पंचशील पे इसने हस्ताक्षर किया, साथ में 1998 का गुजरात डॉक्ट्रिन था, उसको आप लिख सकते हैं, है ना। 1998 का गुजरात डॉक्ट्रिन है, भारत इसके साथ गया था। फिर भारत कैसे क्रोनोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है भारत का, इसको जरूर से लिखिए। पहले भारत ने क्या किया, लुक लुक इस पॉलिसी किया। तो जब भारत को पता चला कि लुक इस पॉलिसी हमारा सफल हो गया है, तो उसने कन्वर्ट होकर अपना क्या दिया, नया सिद्धांत, एक्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इस सारी चीजों को आप कोट कर सकते हैं, जो भी कोई चीज जो आपको पता हो और आपको पता है कि आंसर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है और आपके आंसर को ब्यूटीफाई कर सकता है, यू कैन कोट दैट, ठीक है, इजिली, ठीक है। लेकिन हाँ, इस चक्कर में क्या करना है कि गलत फैक्ट नहीं डालना है और गलत चीज गलत जगह पे नहीं डालना है, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। और कुछ भी डालिए तो थोड़ा क्रोनोलॉजी में डाल दीजिए, शुरू से लेके अभी तक क्या चला है, मतलब लुक मतलब इस पॉलिसी में और एक्ट इस पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा जानना होगा आपको लिखने से पहले, ठीक है। हम्म, बिल्कुल लिखना है इसमें, वही तो बोल रहे हैं ना कि सेकंड, देखिए अगर 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार में हमेशा देखिएगा वन लाइनर क्वेश्चन कभी से नहीं पूछा है, वो 8-8 पार्ट में क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन में देखेंगे 6 पार्ट 8 पार्ट भी इंक्लूड रहता है। तो जो पार्ट, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में पहले वाले क्लास में, 1-2 क्लास में। जिस पार्ट का जितना कंट्रीब्यूशन है उसको उतना लिखिए, ठीक है। मैं अभी बार बार यही डिस्कस कर रहा था कि चाइना जिसकी स्थापना ही इसी के लिए हुई है, ये कोई भी संस्था की स्थापना जो हुई है ना, उसके दो निहितार्थ रहे हैं। एक तो क्या कि अमेरिका जो है हर जगह अपनी पावर को, अपनी सुपरमेसी को वो प्रूव करना चाहता है। आप देखेंगे कि अमेरिका क्या करता है कि हर जगह की संप्रभुता में घुसना चाहता है। अभी चाइना का जो हांगकांग का मुद्दा था या ताइवान का मुद्दा था, उसमें तो जबरदस्ती चाइना अमेरिका आके घुस रहा है। तो एक इसकी स्थापना हुई थी चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन जो वर्तमान का परिवेश है, वर्तमान में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने भी चाइना के प्रोजेक्ट हैं, चाइना का आप देखेंगे, चाइना में और भारत के डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। चाइना हमेशा चेकबुक डिप्लोमेसी का जो है यूज किया है, जानते हैं आप लोग इस टर्म को ना, चेकबुक डिप्लोमेसी। तो भारत के और देखिए भारत का जो मूल रहा है ना, वो हमेशा से क्या रहा है, वसुधैव कुटुंबकम वाला मूल रहा है ना, या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का रहा है कि वो सबका चाहता है कि हित हो। वो अगर नेपाल को भारत सहायता कर रहा है, या कोविड काल में भी भारत अगर किसी को अन्न दिया है या दवा दिया है, तो उसके पीछे भारत की ये मंशा नहीं रही है कि हम उसको क्षति पहुंचाए या उसको हम ऋण के जाल में ले लें या कुछ इस तरह की चीजें करें। लेकिन चाइना का हमेशा से ये रहा है कि हम उसको हथिया ले, और चाइना हमेशा से घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस की नीति पे काम किया है। अगर उसको भारत पे आक्रमण करना है तो पहले क्या करेगा, पहले नीचे श्रीलंका को ले रहा है, फिर नेपाल को ले रहा है, फिर भूटान को ले रहा है, इधर पाकिस्तान को ले रहा है ना। तो सारे लोगों को क्या कर रहा है कि वो अपने ऋण जाल में, श्रीलंका का जो स्थिति है वो किसके कारण से है, ओनली ड्यू टू, ठीक है ना, उसका दूसरा कोई कारण नहीं है। भले कुछ भी लोग कह लें कि आंतरिक कलह है या उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है या उसकी जो भी खराब है, उसका एकमात्र यही कारण है कि अंदर से खोखला कर दिया उसको। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो चाइना को काउंटर करने के लिए हुआ था। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है कि इससे चाइना को जो है अपने व्यापार को बढ़ाना है, अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। देखिए कहा जाता है कि इन्फेंट्री के मामले में अगर बात किया जाए, अगर कोई युद्ध होता है ना, तो युद्ध में सेना जो है, वायुसेना और थल सेना, जो सॉरी वायुसेना और नौसेना नहीं जीतती है, थल सेना जीतती है। इन्फेंट्री आपका कितना मजबूत है यही पक्ष होता है। तो आप देखेंगे कि चाइना का जो स्थिति है, चाइना भले हर जगह जो है अपने बॉर्डर पे सैनिक को खड़ा किया, लेकिन इन्वेड नहीं करता है जल्दी वो, क्योंकि उसकी इन्फेंट्री जो है, और भारत की इन्फेंट्री, भारत हमेशा से मजबूत रहा है इन्फेंट्री के मामले में, है ना, चाइना के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चाइना का ये नीति ही नहीं कि हमको किसी पे हमला करना है।
और आप एक चीज सोच के देखिए, लोग भले, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं या आपको भी नहीं करना है, लोग बोल रहे कि मोदी के कारण से चाइना आक्रमण नहीं कर रहा है। अगर मोदी की जगह पे हम प्रधानमंत्री होते, चाइना तब भी हमला नहीं करता, है ना, क्योंकि पता है कि उसकी भारत का इतना बड़ा बाजार है, अगर हम हमला करते हैं तो पूरा पूरा भारत का हमारा बाजार कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है ना, ये जो पूंजीवाद है उस वक्त पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो भारत के, चीन के क्या, भारत के जो निहितार्थ तो स्पष्ट हैं, चीन के भी साथ में निहितार्थ क्या है कि अपने व्यापार को बढ़ावा देना है, और उसी के लिए चाइना काम कर रहा है। तो पूरे के पूरे 19 और 19 में इसको भाग बांट दीजिए। तीसरा ही पर्सन कुछ पूछा है इसमें, इस सम्मेलन के क्या परिणाम रहे हैं। तो पहला तो 19 नंबर में आपको ये लिखना है, पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट पे आपको 8 नंबर और 8 नंबर इसमें बांट देना है, या 9 9 18 नंबर बांट देना है। ठीक है, इस सम्मेलन का क्या परिणाम रहा है, इसका क्या सकारात्मक बिंदु है और क्या नकारात्मक बिंदु है, और साथ में नहीं भी पूछे तो आप सुधार के बिंदु लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या सकारात्मक परिणाम रहे, और साथ में इस तरह के परिणाम, मतलब इस तरह के सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, कल बताया, आप कल क्लास में नहीं थे, है ना। देखिए, देखिए आप अगर आंसर लिख रहे हैं ना, आप टेस्ट सीरीज लिखे हैं, लिख रहे हैं। देखिए, जब आप टेस्ट सीरीज लिखते हैं ना, तो यू आर इन ए फ्लो, आप एक फ्लो में होते हैं। जैसे अगर आपको बैटिंग नहीं भी आती है या फील्ड पे उतर जाते हैं, तो बल्ला तो भाजने का प्रयास करते ही है ना, भले आप शॉट लगे ना लगे। उसी तरीके से आंसर राइटिंग है, अगर आप लिखने के लिए उतरते हैं, जब आपके हाथ में पेन होता है तो आप कुछ ना कुछ लिखते हैं। आप यहाँ तक पहुंचे हैं, पीटी पास करके पहुंचे हैं, तो बहुत सारी चीज़ जो है आप लोगों को पता है। उसमें क्या करना है कि अगर कुछ को नहीं पता है आपके बारे में, जैसे मान लीजिए कि कोई समझौता हो रहा है दो देश के बीच में, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, व्यापार इंक्लूड होगा ही, रक्षा क्षेत्र इंक्लूड होगा ही, क्या बोलते हैं कि जो विज्ञान का क्षेत्र है वो इंक्लूड होगा ही, जलवायु परिवर्तन का कोई चर्चा हो रहा है वो इंक्लूड होगा ही, भविष्य के लिए कोई रोड मैप होगा वो होगा ही। तो इसमें देखिए, अगर कोई ऐसा ऐसा संस्था का हो रहा है बात, इस तरह की संस्था हो रही है, तो दो तरीके की चीज हो सकती है। एक तो क्या कि दो देश के क्या हित हैं उस पर बात होगी, और दूसरा कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या है उसकी बात होगी। आतंकवाद पे चर्चा होगा ही होगा, इसकी भी स्थापना हुई है, इसमें भी आतंकवाद एक मुद्दा है, टेररिज्म वाला एक मुद्दा है। तो टेररिज्म का मुद्दा होगा ही होगा, चर्चा होगा ही होगा, है ना। अगर सप्लाई चेन, किसी भी जगह युद्ध हो रहा है तो सप्लाई चेन बाधित है, इसके लिए चर्चा होगा ही होगा। तो अगर आपको नहीं भी पता है कुछ के बारे में, तो आपने अगर पढ़ा है, आपका ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, तो आप जाके लिख सकते हैं वो सारी चीज़ों को। फैक्ट गलत लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, जैसे कल ही हम बताए थे कि ये मत लीजिएगा कि दो देश के बीच में 500 अरब डॉलर का समझौता हुआ है, क्योंकि वो गलत फैक्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में दोनों देश के बीच में समझौते किए गए, है ना, ये चीज़ लिख सकते हैं आप। तो ये छोटी छोटी चीज़ है कि आपको नहीं भी पता है किसी क्वेश्चन के बारे में, तो आप जनरलाइज टर्म को ऐसे लिख सकते हैं कि इसको पता हो कि ये चीज़ ये जानता है, समझ रहे हैं। फैक्ट गलत लिखने का बस प्रयास मत कीजिए कि यहाँ तक इसका ये विजन रखा गया कि मतलब दोनों देश के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 2040 तक इतने अरब डॉलर तक करना है, ये मत लिख दीजिएगा अगर फैक्ट नहीं पता हो तो। ठीक है, ये चीज़ें। बाकी साथ में इसमें एफटीए भी हुए हैं सारे देश के साथ में, आसियान का पर्टिकुलर देश के साथ एफटीए हुआ है ना, सीपेक वाला भी लिख सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है आसियान के चाइना के साथ भी हुआ है, आसियान का भारत के साथ भी हुआ है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत क्या हुई है, इसके क्या क्या लाभ है, इसके क्या क्या निहितार्थ हैं, इसको आप लिख सकते हैं साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पड़ोसी देश के साथ कैसा संबंध है और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, विस्तृत चर्चा करें। हम लोग पढ़ते थे ना टर्म एक, बीपीसीएन एमबीए, ये तो पता ही है आप लोग को। ये जानते हैं आप लोग कि नहीं, नहीं जानते हैं आप लोग, ये बीपीसीएन एमबीए आप लोग टर्म नहीं जानते हैं, जानते हैं ना, क्या है ये। हाँ, ठीक है, हाँ ये भारत का कंट्री है, जो भारत के अगल बगल जो पड़ोसी देश हैं ये है। तो अगर आपको नहीं आए तो ये टर्म, ये तो सबको पता होना चाहिए, ट्रिक है ये बात याद करने का। तो अगर भारत के पड़ोसी देश का संबंध पूछता है, इसके दो तरीके हैं लिखने के। पहला तो क्या है कि भारत का जो पड़ोसी का संबंध रहा है, ये प्राचीन भारत से आप उठाइए, है ना। भारत का जो हड़प्पा सभ्यता के इस काल से जो रहा है, इसकी भूमिका की शुरुआत यहाँ कर सकते हैं कि हड़प्पा के काल से भी जो है क्या रहा है कि हमारे देश का वैश्विक देशों के साथ क्या रहा है कि व्यापारिक संबंध रहे हैं। ठीक है, विभिन्न सभ्यताओं से विभिन्न कालों में, उसको क्रोनोलॉजी में लेके आइए कि गुप्त काल में था, मौर्य काल में था, अगर आप लंबा ले लिख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में है। दूसरा ये कर सकते हैं कि अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग संबंध लिख सकते हैं। हम्म, बताते हैं। एक तो भूमिका नहीं, वैसे नहीं लिखिए, क्योंकि आप किसी कंट्री को आप फिर डी नोटिफाई कर रहे हैं ना, आप किसी कंट्री को नोटिफाई कर रहे हैं, किसको हाँ, हाँ बिल्कुल। अब क्या है कि इसको दो तरीके, एक तो भूमिका आप लिख दीजिए, दूसरा तरीका ये है
कि पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, जैसे मान लीजिए कि नेपाल के साथ क्या संबंध है, चाइना के साथ क्या संबंध है, पाकिस्तान के क्या संबंध है, तो जितने भी कंट्री हैं उसको पर्टिकुलर करके संबंध लिख सकते हैं। उसमें उसके सकारात्मक संबंध को, नकारात्मक संबंध को लिख सकते हैं। पहला ये है पक्ष लिखने का। दूसरा पक्ष ये है कि लिख दीजिए कि भारत के पड़ोसी ये देश हैं, उनके साथ भारत के सकारात्मक और नकारात्मक संबंध दोनों रहे हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास या पूर्व की सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के कारण से क्या हुए हैं कि भारत के सकारात्मक संबंध के बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, ठीक है। और यही कारण है कि भारत जो है विकसित देश जो लक्ष्य रखा है 2047 तक, तो इसके सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है, या जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसको ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। और उसके साथ क्या करिए, मैं पहले क्लास में बताया हूँ कि किसी के साथ संबंध लिखना है तो कौन कौन से संबंध होते हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, तात्कालिक हैं और अन्य हैं। तो इसका 6 बना दीजिए आप, ऐसे करके जो बनता है, ठीक है। ऐसे बना के और 6 लिख दीजिए। ये पहले फॉर्मेट बना दीजिए और पहले फॉर्मेट बना के क्या कर दीजिए कि इसको डिफाइन कर दीजिए, समझ गए। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका क्या है कि अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग संबंध लिखिए। अलग अलग कंट्री के साथ लिखने में क्या संबंध, क्या दिक्कत है आपको कि फैक्ट नहीं याद आएंगे आपको, तो क्या करेंगे कि वो गलत हो जाएगा तरीका। तो उससे बेहतर ये है कि ऐसे लिख दीजिए। और इसमें आर्थिक संबंध किस किस देश के साथ कैसे रहे हैं उसको लिख दीजिए, उसको ले आके उसमें, ठीक है। सामाजिक संबंध कैसे रहे हैं, और उसमें भारत जो जो सकारात्मक काम किया है, कोविड काल में अगर कुछ किया है, अभी वर्तमान में जो कर रहा है, या कहीं भूकंप आ रहा है उसमें क्या कर रहा है भारत, या कहीं पे कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही है। वही तो बोलना है ना कि इसको शॉर्ट में आपको लिखने का प्रयास करना है कि अगर मतलब आपको क्या करना है कि एक तो दो तरीका है, एक तो सब देश के साथ अलग अलग लिख दीजिए तो वो बहुत लंबा हो जाएगा आपका। एक तो 38 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सबको नहीं लिख सकते, क्योंकि एक अगर भारत चाइना संबंध है तो उसके इतने आयाम हैं, समझ रहे हैं ना, हर कंट्री के इतने आयाम हैं, और हर कंट्री के इतने आयाम में इतना चीज लिखने के लिए है, फैक्ट मौजूद है। तो आप अगर अलग अलग कंट्री का लिखिएगा तो लिख नहीं पाइएगा, ठीक है, क्योंकि उतना आपके पास फैक्ट मौजूद नहीं है। उसमें क्या लिखना है कि जिसके साथ आर्थिक संबंध जिसके साथ सकारात्मक रहे हैं उसको लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगर सेकंड पार्ट में क्या पूछा है आपसे, इसमें क्या सुधार की संभावना है, तो सुधार की संभावना तो हर जगह मौजूद है, तो जो सुधार की संभावना है उस पर लिख दीजिए, ठीक है। तो दो पार्ट में इसको बांट देना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो पहले वाले पार्ट में ज़्यादा इम्फेसिस करने के प्रयास कीजिए, और सेकंड वाले पार्ट में जैसे 38 नंबर क्वेश्चन है तो 30 नंबर में इसको लिखने का प्रयास कीजिए, 8 नंबर में उसको लिखना है, समझ गए। तो ये तरीका है इसको लिखने का। अगर आप अलग अलग देश के साथ अलग अलग लिखने जाएंगे तो वो बहुत सारा हो जाएगा, तो लिख भी नहीं पाएंगे, और वो वहाँ पे फैक्चुअल मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से फॉर्मेट करके लिख दीजिए। एक फॉर्मेट बनाइए आप लोग, और उस फॉर्मेट को हर जगह पेस्ट करने का प्रयास कीजिए, है ना। कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए, बात खत्म है, ठीक है। नहीं, इम्प्रूवमेंट की भारत विदेश मतलब जो भारत के विदेश संबंध हैं, तो विदेशी संबंध क्या क्या आयाम हैं, और इसमें आप सारा कोट कर सकते हैं। मतलब कूटनीति पक्षा से लेके, पंसिल से लेके, ये आपको बताए हम, गुजरात डॉक्ट्रिन से लेके, लुक लुक एक्स पॉलिसी है, एक्टिस पॉलिसी है, इस सारे को लेके आप कर सकते हैं कि सुधार की संभावनाएं हर जगह मौजूद थी तभी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो भारत जो है निरंतर सुधार कर रहा है अपने अपनी इस पॉलिसी के माध्यम से, ठीक है। और इसके बाद जो है इस तरह के और सुधार किया जा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों को इसको कोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है बिहार में जातिगत, ये तो क्वेश्चन कल करवा दिए थे आपको, है ना, ये क्वेश्चन भी कल करवा दिए हैं। इसमें हम देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन में जो भी कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये काम सरकार द्वारा किया गया है, ठीक है ना, तो आप कभी भी इस पर नकारात्मक नहीं होंगे। और इसके नकारात्मक पक्ष पूछता है स्पेशली, इसके नकारात्मक तथ्यों की चर्चा करें तो नकारात्मक होइएगा कि हाँ इस तरह की चीज़। और इसमें भी नकारात्मक होने के बाद आप लोग डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, और बिहार में कास्टिज्म है, तो ये होता है कि हम बायस्ड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ था कि गांधी जी का ये कथन था कि भूकंप जो है वो सवर्णों की देन है ना, हमने कहीं पढ़ा, ठीक है। गांधी जी का ये कोट है, और वो कहीं लड़का कोट कर दिया उस चीज को, तो समझ रहे हैं। तो इस तरह की हरकतों से बिल्कुल बचिए आप, ठीक है, इस तरह का हरकत बिल्कुल नहीं करना है। और यू आर मतलब आप इतने समझदार हैं कि इस तरह की चीज़ों को नहीं करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको बायस नहीं होना है वहाँ पे। अगर आप मान लीजिए कि सवर्ण है और लिख दीजिए कि जातिगत आरक्षण बिल्कुल गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि दलित वर्ग से है और इस तरह की चीज़ों को लिख दिए, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल एज ए ब्यूरोक्रेटिक आपको लिखना है कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं तो आपको बायसेस नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। और इस तरह के कोड को बिल्कुल लिखने का प्रयास मत कीजिएगा कि कौन क्या बोल रहा है।
कोई एक पर्टिकुलर इंसान तो पूरा हर जगह अच्छा नहीं हो सकता है ना, उसके कुछ गलत टर्म भी है। तो भले ही गांधी जी क्यों नहीं बोले इसको आप लिख दीजिएंगे, तो गलत है ना। ये वाली चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नकारात्मक पक्ष नहीं लिखना है अगर जब तक नहीं पूछा गया है आपसे, ठीक है। इसके सारे सकारात्मक पक्ष लिखना है। और आप देखेंगे कि सकारात्मक है तभी तो बहुत सारे स्टेट जो हैं इसको अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र ये बोला है कि हम करेंगे, छत्तीसगढ़ भी बोला है कि करेंगे, तो आपको साथ साथ में ये भी लिखना है। और साथ में अगर बचने का प्रयास करना है तो लिख के बोल दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें चला गया है, हाई कोर्ट में चला गया है, हाई कोर्ट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया जाएगा वो तर्कसंगत होगा, ठीक है। बात खत्म है। ओके। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा किस प्रकार राज्य में कृषि कोड लाने का प्रयास कर रही है। तो ये भी कल बता दिए थे, इसमें थोड़ा और बताते हैं। कृषि कोड ला रहा है बिहार में। जैसे जनगणना, जाति जनगणना जो हुआ था उसमें कितना कोड था, कुल कोड थे उसमें कुल शायद आप देख लीजिएगा, शायद 18 था उसमें। 18 प्रश्न पूछे जा रहे थे शायद उसमें। कितने थे, 24 थे। हाँ, तो जो भी आप देख लीजिएगा, हमको फैक्ट याद नहीं है। हम्म। हम्म। तो हाँ, तो उसको देख लीजिएगा, उसको आप डाल दीजिएगा। तो उसी तरीके से जो कोड है, ये कृषि कोड है, वो 0 से लेकर 10 तक है, ठीक है। और ये भूमि का आवंटन का है कि मतलब जिसका भूमिहीन है उसके लिए क्या किया है कि उसको 0 कोड दिया गया है। और जिसको 5 से लेकर 10 एकड़ तक जमीन है उसके लिए क्या किया गया है कि 10 का दिया गया है कोड, ठीक है। इसमें आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इसमें आपको स्टार्ट ये करना है कि कृषि की जो वर्तमान में स्थिति रही है, या जो बिहार जो है वो कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। आज भी जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, मतलब जो अगर आप देखेंगे कि काम में अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ज़्यादा कृषि में कर रहा है, सबसे ज़्यादा लोग कृषि में संलग्न है। जबकि उत्पादकता जो है अभी भी उस हिसाब से नहीं है, इतने लोग संलग्न संलग्न है इस कार्य में, ठीक है। तो स्टार्ट ये करना है कि बिहार जो है वो कृषि का देश रहा है। इसमें साथ में क्या कर सकते हैं आप, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ब्यूटी क्वेश्चन है, इसमें सारी चीज आप सारा प्रयोग कर सकते हैं। आपको बताया कि मैप के माध्यम से आपको पहले क्लास में बताए थे कि जो 4 एग्रीकल्चर जोन है, एग्री जोन है बिहार में, उस चारों को आप कोट कर सकते हैं। इसमें मैप बना दीजिए और चारों एग्री जोन को कोट कर दीजिए। उसके बाद ये कृषि कोड के बारे में लिख दीजिए कि बहुत सकारात्मक प्रयास है, कृषि कोड दिया गया है। इससे क्या होगा कि भूमि के आवंटन का पता चल पाएगा बिहार में, जो भूमि की जो आवंटन है और उसकी जो अव्यवस्था है उसका जो है सामने लाया जा सकता है। और उसको जो हम कल बताने का प्रयास किए थे कैसे जो है भूमि का, मतलब जब 1951 में जो आया था भूमि कानून, उसके बाद कैसे भूमि का आवंटन नहीं हो पाया था, वो सारे क्रोनोलॉजी को भी आप साथ में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसमें लिख सकते हैं कि बिहार सरकार क्या क्या कर रही है इसके लिए। तो पहला तो कि कृषि का जो तीनों रोड मैप है ना, कब कब आया था, तो कल तो बताई थे आप लोगों को। पहला कौन कौन कब से कब तक था, 8 से, दूसरा, तीसरा 17 से 22, ठीक है। 22 तक था, इसको बढ़ा के 23 किया गया है ना। और इस तीनों में आवाज चलेगी इसकी क्या, ठीक है, आ रही आवाज। इस तीनों में क्या कर रहे हैं आप लोगों को, इस तीनों के क्या क्या आयाम रहे हैं, इस तीनों का आयाम को चर्चा करना है कि इसमें क्या क्या चीजें आई और क्या क्या चीजें इसमें नहीं हो पाई पूरा। कोई भी जो लक्ष्य तय किया जाता है उस लक्ष्य को पूरा का पूरा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जो लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए तीनों कृषि कानून में, और इसमें आप कृषि कानून पुरस्कार जो बिहार को मिला है, अभी तक कितने मिल चुके हैं कुल, आवाज नहीं आ रही है इसमें शायद, आ रही है, ठीक। कितने मिले हैं अभी, 5 मिले हैं। तो वो पांचों कृषि कर्मण पुरस्कार को आप लिख देंगे साथ में, ठीक है। उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा जो जल जीवन हरियाली मिशन लाई गई, ठीक है, उसके क्या क्या परिप्रेक्ष्य रहे उसमें, उसको लिख दीजिएगा साथ। हम्म? हाँ, जीआई टैग जितना है वो लिख दीजिएगा साथ में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी आप लिख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ बिहार में जो कृषि उत्पादकता की स्थिति है और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति जो बिहार में पहले तो सफल नहीं रही, बिहार में जो द्वितीय क्रांति हरित क्रांति की संकल्पना है उसको बिहार में कैसे सुधार किया जा सकता है। तो ये कृषि कोड है, अगर उसको लागू किया जाएगा तो ये आप लिख सकते हैं साथ में कि द्वितीय हरित क्रांति जो हो रही है बिहार में उसको सफल बनाया जा सकता है इसके जरिए, ठीक है, ये चीज। उसके बाद बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं कृषि से संबंधित, आप इसको लेके लिख दीजिएगा कहीं पे भी, कहीं पे उसको तैयार कर लीजिएगा। और आप लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, आप लोग बजट पढ़िए, तो उसमें दिया हुआ है सारा चीज, ठीक है। बजट के जो 10 बिंदु हैं उसको तैयार कर लीजिए, आप लोग कल ही बोले थे आप लोगों को। इस 10 बिंदु को तैयार करके इसमें जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, जैसे पुलिस बल का आधुनिकीकरण है, इसके लिए क्या क्या चीजें चल रही हैं इसको आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। ये आपको काम देगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। बजट के जितने सूत्र हैं, आर्थिक समीक्षा में जितने सूत्र दिए गए हैं उन सारे को तैयार कर लीजिए और अलग अलग स्पेसिफिक कर लीजिए। अगर कोई महिला संबंधित है तो 10-15 योजनाएं हैं बिहार सरकार के अंदर जो महिला के लिए स्पेसिफिक चल रही है, तो हर जगह उसको कोट कीजिए, तो लिखने का प्रयास कीजिए।
तो बिहार सरकार की जो जो योजनाएं हैं, ऐसे कृषि यंत्रीकरण योजना है, यंत्र पे जो है अनुदान दिया जा रहा है। उसके बाद जो है क्या किया गया कि डिजिटलाइज कर दिया गया है पूरे कृषि को, बिहार की कृषि को, ठीक है। दाखिल खारिज को डिजिटलाइज कर दिया गया है। 20 ग्राम योजना है। 20 ग्राम ऐसी योजना है जिसमें कि सबको मतलब घर पे बीज उपलब्ध कराया जा रहा है ना। जीविका का क्या कंट्रीब्यूशन है कृषि के क्षेत्र में, इसको लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कीजिएगा कि इसको कंक्लूड करने का प्रयास कीजिएगा। जिस क्वेश्चन में फैलने का जगह है पूरा का पूरा फैलिए आप, ठीक है, लेकिन फैक्ट के साथ, ठीक है ना। जितना फैक्चुअल डालेंगे क्वेश्चन को उतना क्वेश्चन आपका ब्यूटीफाई होगा और उतना मार्क्स गेन करने का संभावना रहेगा, ठीक है। जनरलाइज बिल्कुल मत लिखिए, क्योंकि सब लोग जनरल लिख के आ रहे हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे और आप कभी कॉपी चेक करने के लिए बैठेंगे बीपीएससी का निकालेंगे तो आपको लगेगा कि सब लोग एक ही तरीके से लिख रहे हैं, लगेगा कि सब लोग एक ही कोचिंग से पढ़ के आए हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा आप लोगों को कि एक ही कोचिंग से पढ़े हुए हैं। उसका कारण ये है कि सारा फैक्ट जो मार्केट में फ्लोट कर रहा है ना, वो सारा वही है। कोई रिसर्च नहीं करता है, कोई देख के नहीं पढ़ता है, सब लोग वहीं से उठाते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं, डाल देते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से किए होंगे तो आप लोग देखें, बिहार में तो ऐसे ही होता था, 5 क्वेश्चन पढ़ के लिख के चला आना है, यही था ना। लेकिन आप अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो वहाँ पे 4-5 किताब से लेके नोट्स तैयार करना होता था, हम लोगों ने किया है। तो वो चीज़ बहुत काम आती है। तो जो टेक्स्ट बुक है ना उसको पढ़िए आप लोग, है ना। एक किताब है एन के सिंह की, आप लोग अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़िएगा, जरूरत नहीं कि अभी पढ़ना है, इसको पढ़िएगा जरूर आप लोग, ये बहुत सी किताब है। देखिए ये द न्यू बिहार, है ना, ये इनके सिंह की किताब है, अमेजोन पे मिल जाएगा आप लोगों को, कहीं से इसको ले सकते हैं। इस किताब को लोग पढ़िए, इसमें बिहार का जितना भी क्रोनोलॉजिकल फैक्ट है वो सारा दिया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। इनके सिंह वही हैं, 15वीं वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, वही उनके द्वारा लिखा गया है, वो बिहार से ही है वो, तो बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो जो किताबें हैं, अच्छी अच्छी किताबें आई हैं, उनको पढ़िए खाली समय में। द इंडिया वे जो लिखे हैं एस जयशंकर, किताब आई थी ना, वो पढ़िए, वो बहुत अच्छा वो डिप्लोमेटिक स्तर पे इतना अच्छा किताब लिखा गया है कि आईआर के सारे क्वेश्चन को आप उस किताब से लिख सकते हैं। उस किताब को पढ़िए। हाँ, लैंग्वेज बहुत टफ है, उसी को तो छाटना है आपको, लैंग्वेज टफ है। उसमें क्या कीजिए ना कि उसके सीधे लाइन को उठा के कोट कर दीजिए रट के। अरे देखिए ये पीसीएस है, आपको रटना पड़ेगा चीज़ों को, आप रटिए। आपके पास देखिए यही 1-2 साल है ना, जिसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। हम बार बार ये बोलते हैं कि इंसान एक समय में एक ही काम कर सकता है। आप एक समय में एक ही काम कीजिए, बाकी सब काम को छोड़ दीजिए, है ना। जैसे हमको पर्सनली क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, लेकिन जब हम तैयारी करने में आए तो क्रिकेट खेलना बिल्कुल छोड़ दिए। अब वो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी आपको, बिना सेक्रीफाइस किए कुछ चीज़ नहीं मिलती है। तो अगर कर रहे हैं तो या तो अच्छे से कीजिए, वरना बिल्कुल मत कीजिए, छोड़ दीजिए, बीच वाला काम एकदम खत्म कीजिए आप लोग। तो लैंग्वेज टफ है तो है ही भाई, वो लिखे हैं, वो समझ रहे हैं, बहुत बड़े डिप्लोमेटिक हैं वो, ब्यूरोक्रेसी में भी वो टॉप के ब्यूरोक्रेसी हैं, मतलब उनको बनाया गया है, अगर तो ऐसे ही थोड़ी बनाया गया है। तो उनका जो लैंग्वेज है उनको सीधे लेके उसको उतार दीजिए, बहुत अच्छा लिखे हैं उसमें। तो पूरा क्रोनोलॉजिकल फैक्ट आपको मिल जाएगा, कैसे कैसे क्या रहा है, भारत कैसे शिफ्ट किया है ना। अब भारत की जो आइडियोलॉजी है वो कैसे शिफ्ट किए है, वो उसमें उसका हिंदी रूपांतरण भी है शायद, आ गया मार्केट में, देखे हैं, है उसका हिंदी रूपांतरण भी मार्केट में आ गया है, तो उसको भी आप लेके लिख सकते हैं। तो बाकी अच्छे से किताबों को पढ़िए, और अभी तो समय नहीं है, अभी तो दे लीजिए, लेकिन बाद में आप उसको देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का तो क्वेश्चन खत्म हो गया। और बताइए कोई क्वेश्चन आप लोगों को हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड, इसमें आपको हेल्प कर सकें हम। कौन सा? द न्यू बिहार क्या है? तो ये बताएंगे कब करना है, लिखाइए। आप लोग को ये दे रहे हैं कि नहीं इसमें मॉडल आंसर? हाँ, नहीं मिला है क्या? कोई बात नहीं है, अपना तैयार कीजिए। ये युद्ध आपका है, आपके बदले कोई और नहीं लड़ेगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखिए इस चीज़ को। और आपको जीतना है तो आपको भले आपके मित्र क्यों हैं उनसे दूर भागना पड़ेगा, दूर मतलब कि उनसे आगे भागना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो सही है, लिख सकते हैं। देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है सी नंबर में, जांच एजेंसियों की सक्रियता। तो अगर आप किसी पॉलिटिकल माइंडसेट से हैं तो आप इसका बुराई जाके लिखाएंगे, ऐसा नहीं करें, हम देखे हैं, क्योंकि इसलिए बार बार बोलते हैं। पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग हैं तो सीधे लिख देंगे कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब आगे वाला किस माइंडसेट का बैठा है इंसान, अगर वो बीजेपी माइंडेड है, बीजेपी इस तरह के काम कर रही है, तो बिल्कुल काट देगा ना आपके क्वेश्चन को। अब बायस्ड हो जाएगा कि इस लड़के का जो है वो
इस पर्टिकुलर पार्टी से वो बिलोंग कर रहा है, भले आप नहीं हैं। बिल्कुल दोनों पक्ष को, लेकिन बायस नहीं होना है कि जांच एजेंसी को पूर्णतः दुरुपयोग कर रहे हैं। एक ही कोर्ट लिख के लोग चलाता है ना। लोग एक ही कोर्ट लिख के चलाता है कि जांच एजेंसी बिल्कुल काम नहीं कर रही है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और आगामी भविष्य में अगर कोई दूसरी सरकार बनती है तो वो भी यही करेगी, है ना। साथ में नकारात्मक कोर्ट भी लोग करके चलाता है, ठीक है, तो इससे आपको बचना है। हाँ, बिहार इसको कर देंगे डिस्कस बताते हैं इसमें क्या क्या करना है आप लोगों को। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी जो है उसमें आप लिख दीजिए, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में जितनी चीज़ आ रही हैं उसमें भी आप इसको क्या कहिए, बाइफरकेट करके लिख दीजिएगा। जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के 5-6 पॉइंट हैं वो दिया गया है, उस 5-6 पॉइंट को लिख दीजिएगा। और साथ में इसमें क्या क्या हो रहा है, एम्पावरमेंट के लिए क्या काम कर रहा है, मतलब युवा के लिए क्या है और महिला के लिए क्या है, इस दोनों को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। 7 निश्चय 2.0, इसमें क्या करना है कि सीधे 7 निश्चय 2. वो सातों लिख देना है, और सातों के लिए अलग अलग योजना लिख देनी है आपको, है ना। जैसे हर खेत सिंचाई का पानी है ना, उसमें सशक्त मेरा सक्षम मेरा है, तो उसमें लिख देना है कि उसके लिए क्या काम चल रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, बजट एलोकेशन भी लिख देंगे। आपको कल बताए थे कि बजट एलोकेशन को कैसे कोट करना है, किस चीज़ के लिए। 5,000 करोड़ का है, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है कि सात में से सातों का को लिख के और सातों को क्या करना है कि एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। COP 28 का लिख देना है, उसमें क्या क्या उसमें टर्म आए हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन में सीधे उठा के लिखना है कहाँ पे हुआ है और इसके क्या क्या रहे हैं इसके निहितार्थ, ठीक है, इसको तैयार कर लेना है। इसलिए बोल रहे हैं ना कि एक लिस्ट बना रहे हैं, आपको लिस्ट दे देंगे शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग वाले का। भारत प्लस अमेरिका 2+2 वार्ता करवा ही दिए थे, वो फिर से रिपीट कर दिया है, ठीक है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम को निहितार्थ को बताएं और राजनीतिक दल को क्या सीख मिलती है। एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन शायद नहीं पूछेगा बिहार में, समझ रहे हैं। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन जो है बिहार में शायद नहीं पूछ सकता है, इसलिए आपको तैयार करने की आवश्यकता विशेष नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बी है इसका। भारत की विदेश नीति किस प्रकार विभिन्न विरोधाभासी चुनौतियों का सामना कर रहा है, उदाहरण भी दें। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ना पूछे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप हर जगह कोट कर सकते हैं, ठीक है। जो भारत की विदेश नीति है, तो अगर कोई भी जैसे आसियान को लिख रहे हैं, आरसेप को लिख रहे हैं, बिम्स्टेक को लिख रहे हैं, यूएन के साथ लिख रहे हैं, अगर अभी भारत में बार बार चर्चा चल रहा है कि यूएन में जो है भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, तो भारत की क्रोनोलॉजिकल शिफ्ट को आप लिखेंगे ना कि ऐसी क्या उपलब्धि रही कि भारत को जो है मिलना चाहिए सदस्यता, ठीक है। उसके विदेश नीति में क्या क्या सुधार के बिंदु हुए हैं, तो इसको आप जरूर जरूर लिखेंगे, उस तरीके से इसको तैयार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। भारत के अधिकांश पड़ोसी देश आर्थिक संकट के साथ राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं, इसके कारण का समाधान भी बताएं। तो वही लिखिए, चाइना का चेकबुक डिप्लोमेसी में बिल्कुल कोट कीजिए इसको, और भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम वाला रहा है मामला, इसको कोट कीजिए। अब वो कल भी बोले थे कि जो छोटे छोटे जो है कॉपलेट हैं उसको लिखने का प्रयास कीजिए, जो दो हैं उसको लिखने का प्रयास कीजिए, और छोटे छोटे जो टर्म्स हैं या जो राजनीतिक कथन है या कोई दार्शनिक कथन है उसको लिखिए। वाल्टेयर ने कुछ बोला है, कोई जो है रॉल्स बोला है, कुछ चाणक्य बोले हैं, उसको लिखने का प्रयास कीजिए। नहीं पूछ रहा है उसको कोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसमें भारत के प्रयास को लिखिए और किस तरह से आर्थिक संकट में भारत क्या सहायता कर रहा है पड़ोसी देश होने के नाते, है ना। पड़ोसी देश के दो तथ्य हैं, एक तो क्या कि पड़ोसी में इस तरह का भाव होता है कि अगर सामने वाला पिछड़ रहा है तो हम उसको पिछड़ने दें, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा, बूस्टअप होगा, जो चाइना कर रही है। लेकिन भारत का क्या है कि हमको सबको एक साथ लेके जाना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव है भारत का, तो इसको आपको लिखना है, ठीक है। इस पर आपको क्रोनोलॉजी में जाके लिख भी सकते हैं कि जो सुषमा स्वराज जो थी पहले की विदेश मंत्री, वो यूएन में जाके बोली भी थी कि अगर पड़ोसी सुखी है तभी हम सुखी हैं, और पड़ोस में आग लगती है तो हमारे यहाँ भी आग लगने की संभावना होती है। तो इस तरह की चीज़ों को आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये ब्यूटीफाई करेगा क्वेश्चन को आपको। हाँ, ये सारा चीज तो कहे ना कि वो सारा डालिए, वहां से लेके गुट निरपेक्षता से लेके अभी तक जितना चीज हुई है वो सबको इसमें डाल दीजिए, ठीक है। और भारत का हमेशा लिखिएगा, भारत जो है वो पारस्परिकता की नीति को हमेशा से फॉलो करता है ना, कि भारत को ये पक्ष नहीं होता है भारत कि हम अगर किसी को मदद कर रहे हैं तो बदले में हमको मदद दे। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत पैरासीटामोल का सप्लाई अमेरिका को नहीं करता, क्योंकि अमेरिका जो है अपने इटसेल्फ बहुत बड़ा पावर है, वो तो लिख सकता है। तो भारत का ऐसा कहीं नहीं, वो नहीं था कि हम पैरासीटामोल का सप्लाई कर रहे हैं। भारत का क्रिटिसिज्म में हुआ कि हाँ अपने यहाँ जो कोविड की स्थिति खराब है और दूसरे देश को सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस तरह की चीजों को आपको लिखने से बचना है कि भारत जो है हमेशा ये लिखिए कि भारत हमेशा क्या कर रहा है, दूसरे को सहायता करता है, और इसके बदले में भारत की कोई जो है मंशा नहीं रहती कि बदले में हमको कुछ मिले, है ना, निष्पक्ष भाव से वो सहायता करता है। इसको लिखने का प्रयास कीजिए आराम से, ठीक है। अभी भी देखते हैं कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले भारत के सैनिक वहां रहते हैं, है ना।
तो ये चीज लिखिए, यूएन शांति में भारत के सैनिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिहार को विकसित बनाने के लिए उठाए गए दीर्घकालिक कदमों की चर्चा करें, इसकी वर्तमान स्थिति बताएं। सारे चीज लिख दीजिए, जितनी भी योजनाएं हुई हैं, जितना भी क्रोनोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है 2005 के बाद। इसमें आप 3 चीज लिख सकते हैं कि भारत के जो बिहार का जो विकास हुआ है उसके 3 पार्ट को आप लिख दीजिए। एक तो क्या कि 1950 से लेकर 1967 तक, ठीक है, 1967 से 1990 तक, 1990 से 2005 तक, और 2005 से लेकर अब तक। 4 पार्ट कर दीजिए इसको, और 4 पार्ट में इसको क्या कर दीजिए कि बांट दीजिए। फिर इसमें क्या कीजिएगा कि कहीं से भी ये लिखने का प्रयास मत कीजिएगा कि इस समय में बिहार में इस तरह के गलत काम किए गए, ठीक है। ये लिखिएगा कि समय के मांग के अनुरूप जो है इस तरह की, अगर मान लीजिए कर्पूरी जैसे सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर आया था, या उन्होंने हिंदी को खत्म किया था, इंग्लिश की अनिवार्यता को खत्म किया था, तो ये उस समय की मांग थी। लेकिन वर्तमान सरकार में जो इंग्लिश की स्थिति है, तो वर्तमान सरकार में इसको शुरू किया जा सकता है ना, पुनः विचार करने की आवश्यकता है इस पे, ठीक है। ये चीज लिखिए साथ में। और इसमें जितनी भी योजनाएं चल रही हैं बिहार सरकार की बढ़ावा देने के लिए, साथ, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वैसे ही ऐसे ही आप बना दीजिए, इसमें डायग्राम बना दीजिए, एक फ्लो चार्ट बना दीजिए, और फ्लो चार्ट के माध्यम से जितनी भी चीज़ें उसमें लिख दीजिए। कृषि में क्या सुधार है, स्वास्थ्य में क्या सुधार है, शिक्षा में क्या सुधार है, शिक्षा में विभिन्न रिपोर्ट क्या बोल रही है ना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो रिपोर्ट सुधार हुआ है, नीति आयोग का जो रिपोर्ट है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसमें क्या दिक्कत है, कहाँ पे गलत रिपोर्टिंग हो रही है ना, ये भी चीज़ लिखिए साथ में कि गलत रिपोर्टिंग भी की जाती है। बिहार जो है बायसनेस का शिकार है, बिहार को बीमारू राज्य का दर्जा दे दिया गया है, जबकि इस तरह की कंडीशंस नहीं है। उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है बिहार में, ठीक है, इसको लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या कीजिए कि जितना भी चीज़ें हैं बिहार में वो सारी चीज़ को लिख के चले जाइए। इसको बाकी डिटेल डिस्कशन कर देंगे, बाकी तो सब चीज़ में सेम ही है, लगभग लगभग तो बता ही दिए इसमें जो भी चीज़ें हैं, बाकी डिटेल डिस्कस कर देंगे। उसका ये कारण है कि 3 घंटे में कि पहला तो क्या कि राइटिंग स्पीड पे ध्यान दीजिए, राइटिंग स्पीड क्या है आपको खूब लिखने का प्रयास कीजिए पेपर को। और पेपर को टाइम आउट देखिए, एक दिन में अब 2 पेपर होगा आप लोगों का, है ना। हाँ, तो उसका कल भी आपको बताया था कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन को लिख लीजिए, 38 नंबर वाले क्वेश्चन को। हाँ, हाँ पहले लॉन्ग लिखिए, पहले शॉर्ट मत लिखिए, क्योंकि आपको अभी भी जो है ना लॉन्ग लिखने का ही आदत है, शॉर्ट लिखने का आदत नहीं है। तो लॉन्ग शॉर्ट के चक्कर में आप 5 पूरा करने के चक्कर में आप कितना भी कम करेंगे, 3 पेज लिख ही चले जाएंगे, इतना स्पेस दिया लोग लिख देता है। खासकर हिंदी मीडियम वालों के साथ समस्या थोड़ी सी और है, वो ज़्यादा लिखते हैं, है ना। हाँ, तो ये चीज़ें है, तो उसको थोड़ा सा उसमें बचना है आपको, उसमें उस तरह की चीज़ों को नहीं करना है। पहले लॉन्ग लिखिए, फिर उसको शॉर्ट लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और तय समय में लिखना, पेपर छोड़ के बिल्कुल मत आइएगा, लिखिएगा बिल्कुल, 1 नंबर भी देगा लेकिन लिखिएगा जरूर, ठीक है।